नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे लीलाधर जगूड़ी की कविता स्वतंत्र जुबान। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये जुबान को स्वतंत्र कहा है इस कविता में, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। क्योंकि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, इसमें प्रत्येक व्यक्ति की जुबान इतनी दबी हुई है कि वो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। और वो किसके कारण? परिस्थितियों के कारण। क्योंकि परिस्थितियां किसी व्यक्ति की जुबान को इतनी स्वतंत्रता नहीं देती कि वो अपने विचार व्यक्त कर पाए। प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये भय, ये डर बना रहता है कि कहीं उसके द्वारा कही गई बात कोई मुद्दा ना बन जाए या किसी कारण से वो फंस ना जाए। इसी प्रकार के भाव इस कविता के माध्यम से कवि ने व्यक्त किए हैं। तो आइए समझने और जानने का प्रयास करते हैं। कवि कहते हैं कि मेरी कल्पना में एक ऐसा भी दृश्य आया कि मैंने कल्पनाएं तो अनेक की, लेकिन एक दृश्य उन कल्पनाओं में ऐसा था। आत्मा के खोजी कुत्ते सफेद रंग को घसीट कर ला रहे थे। कि आत्मा के जो खोजी कुत्ते हैं, अर्थात आत्मा में जो खोजने का तत्व है, उसको यहाँ पर कहा है कि आत्मा के खोजी कुत्ते सफेद रंग को घसीट कर ला रहे थे। सफेद रंग यहाँ राजनीति का प्रतीक है, नेताओं का प्रतीक है कि उसको घसीट कर ला रहे थे। और सफेद रंग के काले खून में घुसे हुए पक्ष विपक्ष, और रंग तो सफेद था उसका, लेकिन उसमें जो लहू था, खून था, वो कैसा था? काला हो चुका था। किसके कारण? उनकी भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति के कारण। और उसमें क्या फंसे हुए थे, क्या घुसे हुए थे? पक्ष और विपक्ष की बातें थी। और वो पक्ष और विपक्ष बाहर न आने के लिए छटपटा रहे थे। और क्योंकि वो बातें छुपी रहनी चाहिए, सबके सामने नहीं आनी चाहिए, इसीलिए पक्ष और विपक्ष के जो विचार थे वो बाहर नहीं आना चाहते थे, बल्कि भीतर रहने के लिए ही छटपटा रहे थे। एक आदमी जो हर बार मेरे साथ उठता बैठता है। कवि एक आदमी के बारे में बताते हैं कि वो हर बार मेरे साथ ही उठता बैठता है, अर्थात उसका मेरे साथ रहना आना जाना है। अमूमन हम एक दूसरे की जासूसी करते हैं और एक दूसरे के बारे में हम जानने की कोशिश करते रहते हैं। एक दिन मेरे हिस्से के सारे अपराध भी चुपचाप उसके शरीर में ही जाकर बस गए। और साथ रहने के कारण, जासूसी करने के कारण, वैसे तो हमारा साथ उठना बैठना है, लेकिन फिर भी हमारे भीतर एक दूसरे के प्रति जासूसी का भाव है, जानने का भाव है। और एक दिन क्या हुआ कि मेरे हिस्से के सारे अपराध भी चुपचाप उसके शरीर में जाकर बस गए, ताकि जब कायरता का जिक्र चले तो कहीं वह अपना नाम वापस न ले ले और कहीं मैं अपना अपराधों से मुकर न जाऊं। तो इसमें भाव क्या है कि जो भाव थे, अपराध के थे, वो दूसरे के शरीर में चले गए, अर्थात उस व्यक्ति के मन में भी आपराधिक भाव थे। और इससे कवि को क्या लाभ हुआ कि जब कायरता का जिक्र चलेगा तो केवल उसकी ही बात नहीं होगी, बल्कि उसके दोस्त का भी जिक्र साथ में चलेगा। यानी कायरता में उसका दोस्त या उसका जो साथी है वो भी उसमें गिना जाएगा। और ऐसा नहीं तो कहीं वह अपना नाम वापिस न ले ले। किससे? कायरता के भाव से बचने के लिए, और कहीं मैं भी अपने अपराधों से मुकर ना जाऊं। इसीलिए हम दोनों में एक ही तरह का डर है, एक ही तरह के जो डरपोकपन का स्वभाव आ गया है, उसकी जब चर्चा चलेगी तो उसका साथी भी उसी तरह डरपोक कहलाएगा, ऐसा कवि चाहता है। और कवि कहता है कि इसी कारण कभी अपने अपराधों से भी वो मुकर नहीं पाएगा, अपने अपराधों से वो मुंह नहीं मोड़ पाएगा। तब वह उठा। वह कौन? उस कवि का साथी उठा, सवाल उठाने की गर्ज से इच्छा थी उसकी कुछ सवालों को उठाने की, लेकिन उसकी जीभ कई मामलों में दबी हुई थी। लेकिन उसकी जीभ कैसे दबी हुई थी? क्योंकि कई मामले, कई अपराध या कई कार्य ऐसे थे जो उसने किए थे। और क्योंकि दोनों ही, हमने जो पिछला इसका पहरा किया उसमें हमने देखा कि दोनों ही एक दूसरे के स्वभाव को जानते थे, एक दूसरे की जासूसी करते थे, और दोनों में जो आपराधिक भावनाएं थी वो समान थी। इसीलिए दोनों में कायरता या डरपोकपन का भाव आ गया था और दोनों ही अपनी बातें स्पष्ट नहीं करना चाहते थे, लोगों के सामने नहीं लाना चाहते थे। इसीलिए उसकी जीभ कई मामलों में दबी हुई थी, अर्थात उसकी जबान पर पाबंदी थी या जबान रुकी हुई थी। वह जानबूझकर अंधा हो गया कि जान सब कुछ देखते हुए भी वो अंधा बन गया, चुप हो गया। क्योंकि अगर सवाल उठता है तो फंसता है। अगर वो सवाल उठाएगा, कवि का साथी
अगर सवाल उठाएगा तो वो स्वयं भी उसमें फंसेगा। जब वह चुप बैठ गया तो दिखाई नहीं दिया, और फिर वो अपने मन में इस विचार को जानकर कि अगर वो सवाल उठाएगा तो उसे स्वयं भी फंसाया जाएगा, वो चुप बैठ गया। और कैसे चुप बैठा कि दिखाई नहीं दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी में बैठे हुए पत्थर की तरह। पत्थर के ऊपर से जब पानी निकल जाता है या पानी फिर जाता है तो वो अंदर बैठ जाता है और उसका अनुभव या उसका उसका आकार हमें पता नहीं चलता। बिल्कुल वैसे ही कवि का साथी भी चुप बैठ गया। मैं भी दबा दबा देखता रहा और स्वयं कवि भी दबे हुए भाव से ये सब देख रहे थे कि कौन कितने में पानी में है। जब कई सवाल उसके ऊपर से उसके सामने से गुजर गए तो उससे रहा नहीं गया कि वो फिर चुप नहीं रहा, वह बोलने को उतावला हो गया, क्योंकि कई सवाल ऐसे थे जो निकल चुके थे, लेकिन अब वो उससे सहन नहीं हो रहा था। उसके मन में बोलने का भाव जाग रहा था। मैं भी चाहता था कि हम दोनों उठें और इन सवालों का जवाब दें। कवि कहते हैं कि मैं भी ऐसा ही चाहता था कि हम दोनों उठकर जो सवाल आ रहे हैं उन सवालों का जवाब दें, लोगों को उत्तर दें, पर मेरे पास कोई जवाब नहीं था। उसके पास क्या जवाब है? अब मुझे जासूसी करनी थी। लोगों द्वारा पूछे गए सवालों का मेरे पास तो कोई जवाब नहीं, उसके पास यानी मेरे साथी के पास क्या जवाब है, इसके बारे में मुझे जानना था। वह एक रात चुपचाप उठा, वह यानी कवि का साथी, और सवालों के घोल से लोगों के कान पोत पाया। और उसने क्या किया? रात के अंधेरे में लोगों सवालों के घोल से, यानी वो सवाल कहाँ पहुंचा दिए? लोगों के कानों तक पहुंचा दिए। और जबकि लोगों के भीतर पहले ही बहुत से सवाल थे, उसकी जुबान से लोगों ने कुछ नहीं सुना। लोग पहले ही बहुत से सवाल पूछना चाहते थे। समाज के ऐसे बहुत से मुद्दे थे जो लोग उठा रहे थे, उनसे जुड़े हुए सवाल भी बहुत सारे थे। और उन सवालों के साथ साथ कवि के साथी ने उनके कानों में और बहुत से सवाल डाल दिए, लेकिन ऐसे लगता था कि लोगों ने कुछ भी नहीं सुना। मगर जब लोगों के कान बहुत रंग लाए, अर्थात लोगों के कानों में कही गई बात रंग लाने लगी, वो बातें स्पष्ट होने लगी और वह दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दिया। तब जिसने लोगों के कान भरे थे वो साथी उसे दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। तब उन्होंने अंदर ही अंदर मुंहमारी शुरू की। उन्होंने किन्होंने? लोगों ने अंदर ही अंदर मुंह मारी, अर्थात आपस में बातें करनी शुरू की। कैसे? क्योंकि जब हमारे पास कोई एक मुद्दा आ जाता है, वो शुरुआत उसकी कहीं से होती है, लेकिन वो लोगों की जुबान पर घूमते घूमते एक अलग ही रूप ले लेता है। लोग आपस में उसके बारे में बातें करने लगते हैं। सारे नगर को अपनी जुबान से कुतर डाला, सारे नगर को अपनी जुबान से, अर्थात जहां से वो विचार चला था उस जुबान ने सारे नगर पर अपना प्रभाव डाला। अब चारों ओर उड़ रहे थे संशय और अफवाहें। सबके मन में संशय था, उलझन थी, और नगर में चारों ओर अफवाहें थी। वो अफवाह कहाँ से शुरू हुई? जो रात के समय लोगों के कानों में बातें डाली गई थी, वो उन बातों ने अब अफवाहों का रूप ले लिया था। लेकिन वो अफवाह किसने फैलाई, उसका अभी तक अता पता नहीं था। समाज में अफवाहें फैल जाती हैं, लेकिन कहाँ से वो बात शुरू हुई उसके बारे में कोई नहीं जानता। अचानक उसने मेरे चारों ओर देखा। सारे सवाल टुकड़ों में उड़ रहे हैं, चारों तरफ वही सवाल घूम रहे थे। असली सवाल का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन असली बात क्या है और वो सवाल कहाँ से उठा, किसने उठाया, इसके बारे में कोई नहीं जान रहा था। तब वह फिर उठा और तब उस साथी ने एक बार फिर से प्रयास किया। मैं उसके चारों ओर फैला हुआ बेचैन हो रहा था। मैं उस माहौल से, क्योंकि चारों ओर वो बातें ही सुनाई दे रही थी, तो मैं बेचैनी अनुभव कर रहा था। उठते ही उसने ये तय किया, और दोबारा से जब वो उठा तो उसने एक निर्णय लिया। आइए जानते हैं कि उसने क्या निर्णय लिया। ताकि कल उसकी जुबान कहीं पकड़ी ना जाए। जिस साथी ने अफवाह फैलाई थी उसने तय किया, निर्णय लिया, और वो किस लिए? ताकि वो उसकी जुबान, जो उसके मुंह से बातें निकली हैं, वो पकड़ में किसी के ना आए, जो पहले ही कई मामलों में से दबी हुई है। यानी पहले ही बहुत से मामले ऐसे हैं जिसके कारण उसकी जुबान दबी है, डरी हुई है, और भय के कारण वो बोली नहीं है। इसीलिए हर एक आदमी के पास एक स्वतंत्र जुबान होनी चाहिए। इसीलिए कवि कहते हैं कि प्रत्येक आदमी के पास
एक स्वतंत्र जुबान होनी चाहिए, जिसे किसी का डर ना हो, किसी का भय ना हो, और वो अपने भावों को बहुत आसानी से स्पष्ट कर सके, स्वतंत्रता के साथ अपने भावों को व्यक्त कर सके, जिससे वह एक स्वतंत्र बात कह सके। और उस स्वतंत्र जबान से क्या होगा, एक स्वतंत्र बात कही जा सकेगी जो कि समाज के हित में होगी। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। ताकि कल टहलने के लिए भी एक आड़ हो, कल टहलने के लिए अर्थात कल जवाब देने के लिए एक आड़ हो। और वो आड़ कब होगी, जब जबान स्वतंत्र होगी, तभी वो सवाल उठाएगा, तभी वो उस आड़ को ढूंढ पाएगा। तो कि कोई बताए अगर ये बात मैंने अपनी जुबान से कही हो, अगर, तब तक काले कानों वाला सवाल उठा और सामने खड़ा हो गया। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं कि अगर वो स्वतंत्र जबान से अपनी बात व्यक्त करते हैं, अपने भाव व्यक्त करते हैं, तो उसके पास एक सहारा होगा, एक आड़ होगी। उस आड़ का प्रयोग कब करेंगे कि यदि कोई प्रश्न उठाएगा तो उसके बदले में वो अपना बचाव कर पाएगा, उस प्रश्न का उत्तर दे पाएगा। अगर ये बात मैंने अपनी जुबान से कही हो, और कब उत्तर दे पाएगा, जब वो अपनी जुबान से कोई प्रश्न उठाएगा, तब वो उसका सहारा लेगा, अपनी आड़ बनाएगा कि अगर मैंने ये बात अपनी जुबान से कही हो। लेकिन जुबान यहाँ पर कौन सी, स्वतंत्र जुबान से कही हो, तो वो उसे स्वीकार करेगा, वो उसका सामना करेगा और अपने जीवन का मार्ग भी निर्धारित करेगा। मगर तब तक काले कानों वाला सवाल उठा और सामने खड़ा हो गया। लेकिन जब तक कवि स्वतंत्र जुबान से उठाए गए प्रश्न की बात सोचता, तब तक काले कानों वाला सवाल अर्थात कानों को काला कर देने वाला ऐसा सवाल उठकर सामने आया कि स्वतंत्र जुबान आदमी कहाँ से लाए, कि जिस स्वतंत्र जुबान की आदमी बात कर रहा है वो उसके पास कहाँ से आई। ये प्रश्न कैसा है, कानों को काला करने वाला प्रश्न है। यह तो हो सकता है कि अपनी ही जुबान स्वतंत्र कर ली जाए। कवि कैसे विचार लेकर आ रहे हैं कि जुबान स्वतंत्र कहाँ से लाए, आदमी के पास स्वतंत्र जुबान नहीं हो सकती, बल्कि जुबान को स्वतंत्र किया जा सकता है। कैसे, अपने मुंह से जीभ को काट कर उसे स्वतंत्र किया जा सकता है। स्वतंत्र जुबान नहीं हो सकती, जुबान को स्वतंत्र किया जा सकता है। मुंह से जीभ को काट कर, जुबान को काट कर उसे अलग करके उसे स्वतंत्र किया जा सकता है। वह भी उठा और सोच में पड़ा। वह भी अर्थात कवि का जो दूसरा साथी है वो उठा और सोच में पड़ा। सवाल उसको गहराई में ले गया। जो सवाल सामने आया था, और वो क्या था कि स्वतंत्र जुबान आदमी कहाँ से लाए, वो उसे गहराई में ले गया, अर्थात उसे सोचने के लिए मजबूर कर दिया। और उस गहराई में क्या था, जहाँ हजारों जीभें दबी पड़ी थी, अनेक ऐसी जीभें थी, अनेक ऐसी जुबान थी जो दबी हुई थी, उनमें भाव थे लेकिन वो व्यक्त नहीं कर पा रही थी। उस खजाने के आसपास जहाँ हजारों जीभें हैं, वो क्या है, वो एक खजाना है, क्योंकि वहाँ बहुत से ऐसे विचार हैं जो दबा दिए गए हैं, जो समाज के लिए अच्छे हो सकते हैं लेकिन उनको दबा दिया गया है। और उस खजाने के आसपास पानी के तल पर उसने मेरे पैरों के निशान देखे, मेरे यानी कवि के पैरों के निशान देखे और भाग पड़ा। उस खजाने के आसपास कवि के पैरों के भी निशान थे। तो उससे क्या स्पष्ट हुआ कि उस खजाने में शायद उस कवि की भी जीभ पड़ी थी जो दबी हुई थी। और उसको देखकर वो बहुत हैरान हुआ, बहुत विचलित हुआ और वहाँ से भाग पड़ा। जुबान की आज़ादी के लिए न मैं लड़ा न वो लड़ा, मगर उससे रहा नहीं गया कि अपनी जुबान को स्वतंत्र करने के लिए, आज़ाद करने के लिए हम दोनों ने ही संघर्ष नहीं किया, लेकिन उससे यानी कवि के साथी से रहा नहीं गया। उसने अपने काम के लिए जानवर की जुबान चुनी, लेकिन वो अपनी आवाज़ उठाना चाहता था, इसलिए वो रुक नहीं पाया और उसने एक जानवर की जुबान को चुना जिसके माध्यम से वो अपने भाव व्यक्त कर सके। और जानवरों में भी बैल की जो उसके सबसे ज़्यादा करीब था। उसने जानवरों में किसकी जुबान चुनी, बैल की जुबान चुनी जो उसके ज़्यादा करीब था, जिसे वो अधिक प्रेम करता था। और उस बैल की जुबान का प्रयोग किया, किस लिए, अपनी बात को बताने के लिए, अपने भावों को अभिव्यक्ति के लिए। और कवि के साथी ने स्वतंत्र जो जुबान चुनी वो बैल की ही क्यों चुनी, उसके बारे में बताते हुए कहते हैं, क्यों चुनी, क्योंकि वह कईयों को चरना चाहता था। कईयों को वो चरना चाहता था। यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि कई ऐसे विचार थे जिनको वो समाप्त करना चाहता था।
कई सवालों से बैलवानी करवाना चाहता था। कई लोगों ने ऐसे सवाल उठाए थे जिनकी वो बैलवानी यानी बैलों के कार्य करवाए जाते हैं, उन सवालों से वो बैलों के कार्य करवाना चाहता था, यानी मेहनत करवाना चाहता था। कईयों के नीचे से छुड़ाकर ज़मीन, कईयों को गिराकर खंदकों में। और कई लोग ऐसे थे जिनके सवाल ऐसे थे कि उनके जवाब देने के लिए वो अपनी ज़मीन छुड़ाना चाहता था। ज़मीन छुड़ाकर कईयों को गिराकर खंदकों में, खंदक यानी सुरंगों में गिराना चाहता था। और कईयों को अड्डी मारकर मारना चाहता था, अपने पैर की ठोकर से, अड्डी से उनको मारना चाहता था। और कईयों के सामने गोबर करना चाहता था ताकि उन्हें पता चले आत्मा के क्या हाल हैं, यानी उसके मन में जो आत्मा कुंठित है, जो आत्मा पीड़ित है, उसके क्या हाल हैं, वो गोबर करके उन्हें बताना चाहता था। असल में वह जानवर की जुबान से, जानवर की जुबान यानी बैल की जो उसने जुबान चुनी, उससे इस सारे धुएं को चाटना चाहता था कि जो चारों ओर समाज में धुंध और धुआं फैला है, उसे चाट कर साफ करना चाहता था, समाप्त करना चाहता था। किसका धुआं है? जो भ्रष्टाचार का धुआं है, जो बातों को दबाने का जो दबाव है, उस धुएं को, उस अंधकार को समाप्त करना चाहता था। बिल्कुल वैसे ही जैसे ताज़ा ब्याए हुए पशु अपने बच्चों को चाटते हैं, उन्हें समर्थ बनाने के लिए कि ताज़ा जो पशु बच्चे को जन्म देते हैं और वो उसको चाटने लगते हैं, उसको चाट कर इतना साफ, स्वच्छ और इतना सशक्त बनाने का प्रयास करते हैं कि बच्चा उठकर दौड़ने लगता है, कैसे समर्थ बन जाता है। ऐसे ही वो कवि का साथी भी लोगों को उसी प्रकार उस धुएं को छांटना चाहता था। अपने संसार के जो मानव है, समाज के जो मानव है, उनको साफ करना चाहता था, उनके मन मस्तिष्क को साफ करना चाहता था ताकि उनको समर्थ बनाया जा सके, एक अच्छे समाज के, अच्छे मानव का निर्माण किया जा सके। अभी वह कुछ नहीं बोला था, तभी मैंने महसूस किया कि जानवर की जुबान अर्थात जो बैल की जुबान उसने लगाई थी, जो उसने स्वतंत्र बोलने के लिए अर्थात अपने भावों को स्वतंत्रता के साथ व्यक्त करने के लिए लगाई थी, अब सड़ने लग गई है। और लोग कहने लगे, जिनके कान पहले ही बहुत रंगे हुए थे, बहुत रंगे हुए का मतलब है कानों में बहुत से सवाल भरे हुए थे, बहुत सी अफवाहें भरी हुई थी, यह अपनी जुबान से एक समकालीन दुर्गंध फैला रहा है। और वो कान भरे हुए लोग कहने लगे थे कि समकालीन की उस समय, वर्तमान समय में पैदा होने वाली दुर्गंध अर्थात विषैले विचार फैला रहा है। सवालों की भीड़ में अब तक जो कहीं नहीं थे कुछ नए सवाल, ये सवाल पहले नहीं उठाए जा रहे थे, लेकिन अब कुछ नए सवाल उठने लगे। और वो सवाल कैसे थे? उसकी जुबान के लिए। और वो जुबान के लिए ये कहना चाहते थे कि तत्कालीन समय के जो मुद्दे उठाकर ये समाज में और ज़्यादा विषैला वातावरण उत्पन्न कर रहा है, इसकी ज़ुबान ठीक करो, या तो यह अपनी ज़ुबान अपने पास रखे। किसी ने कहा कि इसकी ज़ुबान ठीक करो, कि जो ये स्वतंत्र ज़ुबान उसने बैल की लगा ली है उसे ठीक करो। और इसके लिए क्या कहा कि या तो ये अपनी ज़ुबान अपने पास रखे, यानी अपने विचार अपने पास रखे। किसी ने कहा इसकी कोई ज़ुबान नहीं, और किसी दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा कि ये विचार इसके नहीं है। जब इसे कुछ कहना और कुछ करना होता है, यानी जब कोई विचार व्यक्त करने होते हैं, तो यह इसी तरह अपनी जुबान बदल लेता है, यानी अपनी जुबान नहीं होती, बदल लेता है औरों की जुबान, औरों की वाणी बोलने लगता है। मतलब कि इधर भी चरता है और उधर भी चरता है, अर्थात एक तरफ तो अच्छा बनने का प्रयत्न करता है और दूसरी तरफ उसके मन में जो स्वार्थ का भाव है, इधर भी चरना और उधर भी चरना, अर्थात अच्छी जगह भी रहना और बुरी जगह भी रहना, अर्थात दोनों जगह अपना दबदबा बनाने का प्रयास करना, राजनीति में भी रहना, अच्छा भी बनना और भ्रष्टाचार भी करना। इस प्रकार के जैसे एक व्यक्ति के अनेक रूप हो जाते हैं अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए। इसीलिए कहते हैं कि इधर भी चरता है और उधर भी चरता है। किस लिए? अपनी जुबान बदलकर, अपने भाव बदलकर। अपनी सड़ी हुई स्वतंत्र जुबान को लेकर फिर वह उठ नहीं सका और अपनी सड़ी हुई अर्थात जो विषैली जुबान हो गई थी, स्वार्थी जुबान हो गई थी, उसको लेकर, कहने को वो स्वतंत्र जुबान थी लेकिन वो कैसी थी? स्वार्थ से भरी हुई। फिर वह उठ नहीं सका और असली जुबान से कुछ कह नहीं सकता था, इसीलिए कि खामोखाम क्यों फंसा जाए। वह मेरे पास आया। मैंने उसे नहीं कहा कि तुम्हारी नकली जुबान सड़ गई है,
मैंने कुछ और ही कहा। मित्र, इन दिनों सबने अपनी असली जीभ का इस्तेमाल बंद कर दिया है। कोई भी कुछ कहकर फंसना नहीं चाहता। यहाँ पर अपने भाव व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं कि असली जुबान से उसने कुछ नहीं कहा, अर्थात किसने? जिसने अपनी जुबान बदल ली थी, स्वतंत्र जुबान जिसे कहा था, उसने अपनी असली जुबान से कुछ भी नहीं कह सकता था वो। क्यों? क्योंकि स्वतंत्र जुबान से कुछ कहना खतरे से खाली नहीं था, या उस समय ऐसा माहौल ही नहीं था। इसीलिए, क्योंकि खामखा बिना मतलब क्यों फंसा जाए, क्यों पंगा मोल लिया जाए, या क्यों फंसा जाए, क्यों किसी व्यक्ति के कटाक्ष को सुना जाए या समाज के विरोध का सामना किया जाए। वह मेरे पास आया। मैंने उससे नहीं कहा कि तुम्हारी नकली जुबान सड़ गई है, और मैंने यानी कवि ने अपने साथी से नहीं कहा कि तुमने जो नकली बैल की जुबान लगाई थी वो सड़ गई है, अर्थात वो विषैली हो गई है। मैंने कुछ और ही कहा, और मैंने उसे समाज की वास्तविकता बताने का प्रयास किया, कुछ और ही कहा। मित्र, इन दिनों सबने अपनी असली जीभ का कि मित्र, उसको मित्र कहा और कहा कि अब वर्तमान समय में सबने अपनी असली जीभ यानी विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति का इस्तेमाल बंद कर दिया है। कोई भी कुछ कहकर फंसना नहीं चाहता, अर्थात कोई भी किसी मुख्य बात का केंद्र बिंदु नहीं बनना चाहता, कुछ कहकर वो फंसना नहीं चाहता। क्योंकि अब तुम्हारे बारे में सवाल सिर्फ इतना ही नहीं रह गया कि यह आदमी कौन है। कवि अपने साथी को समझाता है कि अब तुम्हारे बारे में केवल इतना ही लोग नहीं जानना चाहते कि यह आदमी कौन है, बल्कि सवाल यह भी है कि इसकी असली जुबान कहाँ है। बल्कि लोग केवल तुम्हारे बारे में नहीं जानना चाहते, तुम्हारे जो असली स्वतंत्र विचार हैं वो कहाँ है, इसके बारे में भी लोग पता करना चाहते हैं। इसीलिए यह सन 1974 है। 1974। पिछली बार सन 1947 में केवल 4 थे बाईं ओर, 7 दाईं ओर थे। अब की बार 7 है बाईं ओर और दाईं ओर केवल 4। 1947 और 74 की बात कर रहे हैं कि तब जो 4 है वो बाईं ओर था और 7 है वो दाईं ओर है, और अब इसके बिल्कुल विपरीत हैं। तो ये बताना चाहते हैं क्योंकि अब ये चीज़ें बदल गई है। जो अंक पीछे था वो आगे आ गया है, जो आगे था वो अंक पीछे चला गया है। यानी अब कौन सा साल है? 1974। 1974 यानी आज़ादी के 27 सालों के बाद देश की स्थिति में परिवर्तन आ गया है, आमूलचूल यानी थोड़ा बहुत परिवर्तन आ गया है। तो यहाँ इसीलिए कहते हैं कि ये सब जो अंक केवल अंकों का परिवर्तन नहीं है, बल्कि विचारों का भी परिवर्तन है। अब केवल आदमी के बारे में नहीं जानते, उसके विचारों के बारे में लोग जानने का प्रयास पहले करते हैं। इस समय इस बात का बहुत बड़ा मतलब है कि आपके विचार क्या हैं, कि केवल आप आदमी कौन हो, इससे कहीं बड़ा मतलब अब इस बात का है कि आप सोचते को क्या हो, आपके विचार क्या हैं। अब देखना यह है कि जो दबी हुई है कहीं वह हमारी ही जुबान तो नहीं है। अब हमें क्या जानना है? अब हमें परिस्थितियों के बारे में जानना है कि जिस बात को दबा दिया गया कहीं वो हमारी ही स्वतंत्र विचार तो नहीं है। और इस तरह हम दोनों के पास एक होने के अलावा कोई दूसरा अंक नहीं है, कि अब ऐसी परिस्थितियां हैं कि हमें अपने विचारों को दबाना नहीं है, उस जबान को दबाना नहीं है, अपितु हमें ये ढूंढने का प्रयास करना है कि जिन बातों को दबा दिया गया है, जिन सवालों को दबा दिया गया है, कहीं वो हमारी जुबान से ही तो नहीं निकले। और इसके लिए हमें क्या करना होगा? अब हमें एक होना होगा। अगर हम एक साथ होंगे तो ही हम बदलाव ला पाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास दूसरा कोई अंक नहीं है, केवल एक होने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। क्योंकि अगर एक हो जाएंगे तो ही परिस्थितियों का सामना कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कवि ने स्वतंत्र जुबान का महत्व बताया है कि व्यक्ति के विचार उसके स्वयं के अस्तित्व से कहीं ज़्यादा महत्व रखते हैं और समाज को प्रभावित करते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे किसी अंकों के फेर में पड़ने की बजाय हमें एक होने पर यकीन रखना चाहिए, अर्थात इसी विचार को अपनाना चाहिए ताकि समाज में बदलाव लाया जा सके। एक दूसरे के विचारों पर सवाल उठाने से कहीं अच्छा है कि हम इस समाज में बदलाव लाने का प्रयास करें।
जो संपूर्ण कविता है ये व्यंग्यपूर्ण खड़ी बोली में लिखी गई है, व्यंग्यपूर्ण शैली है और इसके साथ साथ सहज सरल है, भावों से भरपूर है। सर्वत्र कविता में प्रसाद गुण का प्रयोग हुआ है। अनुभूति परक बिंब है, अनुभव किया है इन भावों को कवि ने अपने एक साथी के साथ इसको अनुभव किया है, विचारों को तत्कालीन परिस्थितियों में। और इसके साथ साथ अगर देखें तो वर्णात्मक और व्यंग्यात्मक शैली का सुंदर प्रयोग कवि ने इस कविता के माध्यम से किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आपके लिए एग्जाम्स में उपयोगी सिद्ध हो, ऐसी मेरी कामना है। इसके साथ ही अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।